नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है बिहार से जुड़ी। जी हां, जहां पर कैबिनेट विस्तार होना है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर और कितने मंत्रियों को पद दिया जाएगा। तो ये देखना होगा कैबिनेट में और कितने मंत्री जुड़ेंगे, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की अगर हम बात करें तो दूसरी और प्रमुख खबर है ट्रंप से जुड़ी हुई। तो ट्रंप से जुड़ी हुई अगली खबर का रुख करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि ट्रंप कैबिनेट 2.0 और आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पहली ये बैठक है शपथ लेने के बाद में, और उसके बाद में अब आज देखना होगा कि क्या कुछ मैसेज ट्रंप की तरफ से दिया जाता है अपने मंत्रियों को। तो इस पर रहेगी नजर। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ी हुई। जी हां, इजराइल और हमास कहीं ना कहीं अब आपस में राजी हो चुके हैं। आखिर किस बात पर ये सहमति बनी है बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रमुख खबर के साथ बिहार, जहां इस समय राजनीतिक हलचलें काफी तेज है। जहां एक तरफ बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि उन्होंने नीतीश सरकार से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की भी खबरें आ गई और इसी के साथ कई नाम भी चर्चा में आ गए। हालांकि आज शाम 4 बजे तक इंतजार इसका करना होगा और फिर साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाती है। हालांकि आपको बता दें कि आगामी 28 फरवरी को यानी कि परसों से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है और इसके अलावा इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार के अपने आप में कई सारे मायने हैं। फिलहाल इस वक्त अभी बिहार में कुल 29 मंत्री हैं और अधिकतम 36 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं, यानी कि 7 मंत्री और आज बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ देर और इंतजार करना होगा, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। करेंगे बिहार में हो रही राजनीतिक हलचल पर चर्चा। उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो बिहार ने एक बार फिर से हम सभी को चौंका दिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हलचल बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसे में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। शाम 4 बजे का वो वक्त रखा गया है जिसमें बीजेपी और जेडीयू के नए चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही जेपी नड्डा और नीतीश की मुलाकात के बाद ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जिसके कई सारे अपने आप में अहम मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव भी है और उससे पहले बजट सत्र भी है। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसके साथ ही 28 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो भी शुरू हो रहा है। और इस बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट विस्तार अपने आप में कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा की अभी मौजूदा तस्वीर क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मौजूदा तस्वीर की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल में कुल 29 मंत्री हैं अभी तक। और अभी अगर हम देखें तो सीटों के मुताबिक 36 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं बिहार के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंत्रियों की जो खाली संख्या है वो है 7, यानी कि अधिकतम 7 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। हालांकि कितने मंत्री बनाए जाएंगे इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या 4 मंत्री बनेंगे, 5 मंत्री बनेंगे, 6 मंत्री बनेंगे या फिर 7 मंत्री बनेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो ये तो रही मौजूदा तस्वीर विधानसभा की, और आगे आने वाले समय में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर। तो ऐसे में राजनीतिक हलचलें काफी तेज हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नाम भी इस वक्त, जैसे ही ये खबरें सामने आई तो कुछ नाम भी सामने आ गए। संभावित चेहरे कौन कौन से हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी कोटे से जो संभावित चेहरे हैं, जो संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जीवेश मिश्रा का नाम इस वक्त इस लिस्ट में चल रहा है। उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि जिम्मेदारियां कौन कौन सी होंगी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही संजय सरावगी का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ये बीजेपी की कोटे से संभावित मंत्री हैं। इसके अलावा राजू सिंह की अगर हम बात करें तो उनका भी नाम इस वक्त चर्चाओं में काफी ज्यादा चल रहा है, लेकिन अभी भी संभावित ये नाम है, आधिकारिक घोषणा इसकी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा कृष्ण कुमार उर्फ मंटू, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है।
और इसके साथ ही तारकिशोर प्रसाद, जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है। बीजेपी कोटे से हैं ये सभी, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसको मंत्री पद दिया जाता है। हालांकि ये अभी तक फिलहाल संभावित नाम जो अभी तक सामने आए हैं। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से भी 2 संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके नामों को लेकर भी अभी फिलहाल सस्पेंस लगातार बना हुआ है। करते हैं इसी को लेकर चर्चा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उनका रुख करेंगे। मधुरेश, संभावित मंत्रियों के नामों की अगर हम बात करें तो 5 नाम इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं बीजेपी कोटे से, लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि जेडीयू से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या जेडीयू से कोई संभावित नाम अभी तक सामने आए हैं मधुरेश, और किस तरीके की तैयारियां हैं आज? देखिए, राजभवन में तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पे अधिकारियों का आना जाना लगातार लगा हुआ है, और जहां तक संभावित नामों की बात करें तो संभावित नाम में लगातार चेंजिंग देखने को मिल रही है। तारकिशोर प्रसाद का नाम सुबह बहुत तेजी से आगे चल रहा था मंत्री पद के लिए, लेकिन अभी तारकिशोर जी का जो नाम है वो मंत्री की रेस से लगभग बाहर होता हुआ दिख रहा है। अब 2 घंटे से भी कम का समय बच गया है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो मंत्री बनाए जा सकते हैं वो 7 के 7 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से ही हो सकते हैं, और जदयू की तरफ से अभी किसी मंत्री के बनाए जाने की खबर ऐसी नहीं मिली है। जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उनके जो संभावित बनाए जा सकते हैं उनमें विजय मंडल, जो कि बीजेपी से ही हैं, वो अररिया से हैं, विधायक हैं, केवट समाज से आते हैं, उनको बनाए जाने की संभावना काफी तेज चल रही है। इसके अलावा जो संजय सरावगी हैं वो मारवाड़ी समाज से हैं, उनको भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। दिवेश मिश्रा भूमियार समाज से आते हैं और दरभंगा के जाले से विधायक हैं, तो उनकी भी बात चल रही है। इसके अलावा राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, और विजय मंडल जैसा कि मैंने बताया कि केवट समाज से आते हैं। इसके अलावा सुनील कुमार जो कोयरी समाज से आते हैं, बिहार शरीफ से ये विधायक हैं, इनका भी नाम काफी तेज चल रहा है। मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से हैं जो तेली समाज से आते हैं, और सीतामढ़ी के रीगा से ये विधायक हैं, इनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा कृष्ण कुमार मंटू जो कि कुर्मी जाति से आते हैं और सारण जिले के अमनौर से ये विधायक हैं, इनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। तो कुल ये 7 नाम जो हैं वो काफी अभी चर्चा में है, और लगभग तय माना जा रहा है कि ये 7 लोग शपथ लेंगे। चलिए, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आखिर इस कैबिनेट विस्तार के क्या मायने हैं, क्योंकि 28 तारीख से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और साथ ही इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में अब कैबिनेट विस्तार जो किया जा रहा है इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं मधुरेश? देखिए, कैबिनेट विस्तार विधानसभा से पहले होना लगभग तय था, क्योंकि बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और 30 मंत्री थे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद ये वर्तमान में 29 मंत्री बच गए हैं, यानी 7 पोस्ट मंत्रियों का जो है वो खाली हो गया है। ऐसे में लगभग से तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जिस तरीके से जेपी नड्डा बिहार आए, तावड़े जी बिहार आए, और यहाँ बैठकों का दौर चला, और उसके बाद बजट सत्र से पहले ये मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा कर दी गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें जाति समीकरण को भी खास ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव में जो जातिगत समीकरण होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगली जाति और पिछड़ी जाति के जो विधायक हैं उनका सामंजस्य बिठा करके उनका उनको ही चयनित किया जा रहा है। जी, सीधे तौर पर यानी कि कुल 7 नाम अभी तक इसमें चल रहे हैं। इन 7 नामों को लेकर जो बाकी लोग हैं, क्या ये भी माना जाए कि आपस की जो चीजें हैं उनमें भी समन्वय बिठाने की कोशिश है इस वक्त बिहार के अंदर? देखिए, बीजेपी और एनडीए जो सरकार है बिहार में वो काफी इंटैक्ट है। विपक्ष की तरफ से हालांकि लगातार कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल की स्थिति के बाद कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन ऐसा अभी तक तो दिख नहीं रहा है। एनडीए यहाँ पे बहुत इंटैक्ट है, और जो सामंजस्य है वो काफी बेहतर है अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और लगातार जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का और नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ये जो एनडीए की शक्ति है वो जनता के बीच प्रदर्शित हुई है, और इसका जो लाभ है वो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी को और एनडीए सरकार को मिलेगा है। तो और एनडीए के इस मंत्रिमंडल के विस्तार को सीधे तौर पे बस ऐसे देखा जाना चाहिए कि विधानसभा का जो चुनाव है वो सर पर है, तो जातिगत समीकरण है उसको बिठाने की बात है,
नेताओं को काम के अलावा जो अपने क्षेत्र हैं उस पे वो ध्यान दे सके, इसलिए जी। विभागों के प्रेशर को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे दिलीप जायसवाल की बात करें, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, साथ में हुँ। भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री भी थे। जी। तो पिछले 1 महीने से दिलीप जायसवाल कार्यकर्ता संवाद पे थे, इससे कहीं हुँ। न कहीं विभाग का जो काम था, वो प्रभावित हो रहा था। बीजेपी में पहले से ये रूल रहा है कि एक व्यक्ति एक पद, यानी हुँ। एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा। तो बिल्कुल। इसी के तहत दिलीप जायसवाल ने ये इस्तीफा दिया है और अब वो निश्चित रूप से जो संगठन का कार्य है, जो हुँ। बूथ तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात जिसकी लगातार बात बीजेपी और एनडीए में चल रही है, जी। तो वो उस पे अब फोकस कर पाएँगे, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वक़्त कार्यकर्ताओं के साथ दे पाएँगे, क्षेत्र में ज़्यादा वक़्त दे पाएँगे, जिसका सीधा असर जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो कई सारे मंत्री जो अभी इस वक्त हैं उनके पास में 2 से 3 विभाग भी हैं कई मंत्रियों के पास। तो क्या उनके विभागों को कम करके नए मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो नए मंत्री बनाए जाएँगे तो उन जिन मंत्रियों के पास अभी एक से ज़्यादा विभाग है, उनसे विभाग लेकर के ये मंत्री बनाए जाएँगे। हुँ। जैसे नीतीश मिश्रा की बात करें, तो उनके पास उद्योग के अलावा पर्यटन विभाग है, उनसे एक विभाग पर्यटन लिया जा सकता है। इसके अलावा हम के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो संतोष कुमार, उनके पास भी 3 विभाग हैं, उनसे भी 1 आध विभाग लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई मंत्री हैं जिनके पास एक से ज़्यादा विभाग है, तो जी। उनसे विभाग लिए जा सकते हैं। मधुरेश, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखें तमाम तैयारियां, जो तस्वीरें भी आपने दिखाई और आपने हमें भेजी भी हैं, तो कुल मिलाकर तैयारियां तो की जा चुकी हैं। क्या समय रहेगा? और साथ ही अगर हम देखें तो अब बहुत कम समय बचा है और अभी तक लेकिन मंत्रियों के जो आधिकारिक घोषणा है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या हमें इंतजार उस समय का ही करना होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा? हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ही क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा इसको लेकर के नहीं हुई है हम्म। और समझा जा रहा है कि जो घोषणा है वो शपथ ग्रहण से थोड़े दिन पहले की जा सकती है और शाम 4 बजे राजभवन में तैयारी चल रही है इस शपथ ग्रहण को लेकर के और शाम 4 बजे तैयारी यहाँ पे शपथ ग्रहण शुरू होगा और उस वक़्त ही फाइनल पता चल पाएगा कि किन-किन लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ मधुरेश साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी मात्र, अगर कुल मिलाकर देखें तो 2 घंटे का भी वक्त अभी नहीं बचा है, क्योंकि 4 बजे का वो समय है जब बिहार के अंदर शपथ ग्रहण होगा और ऐसे में कई सारे नाम चल रहे हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सभी को, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अब आज डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक भी लेने जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर आगे की रणनीति और एजेंडों पर बात होगी। अब तक उनके अधिकांश नामांकितों की कांग्रेस द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है और इस बैठक में कैबिनेट के मंत्री तो मौजूद होंगे ही, लेकिन साथ ही सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिन्होंने हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मांग की। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पिछले 1 महीने में कई बड़े फैसले लेने वाले ट्रंप कैबिनेट में क्या मैसेज देते हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो व्हाइट हाउस में ट्रंप की एक पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। काफी अहम और काफी खास ये अहम बैठक है और इस बैठक में एलन मस्क के शामिल होने की भी उम्मीद है। सीधे तौर पर वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जिसके अलग ही मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। साथ ही डॉज के काम की समीक्षा के लिए भी वो शामिल होंगे। डॉज किस तरीके से काम कर रहा है, उसके कामों की पूरी समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप ने अब तक 73 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई सारे बड़े आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए पद लेने के बाद में। उसके बाद में कई सारे आदेश, ट्रंप के हस्ताक्षरित पत्रों की संख्या बाइडेन से दुगनी है, यानी कि जितने आदेश दिए गए हैं, जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वो जो बाइडेन से दुगनी संख्या में है और ओबामा से 4 गुना अधिक आदेश जारी डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं।
तो कुल मिलाकर काफी खास और काफी अहम ये बैठक होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में और क्या कुछ खास है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ नया है। क्योंकि सीनेट ने 18 कैबिनेट स्तर के प्रत्याशियों की पुष्टि सीनेट की तरफ से की जा चुकी है इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन की तुलना में जो प्रत्याशी हैं वो दोगुने से भी ज्यादा हैं इस समय जो ट्रंप के प्रशासन में है। इसके अलावा लेकिन रिले अधिनियम को ट्रंप की तरफ से हरी झंडी सीधे तौर पर दे दी गई है और ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में काफी कुछ नया इस बार हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरोपित और गिरफ्तार अवैध विदेशियों को भी आईसीई हिरासत में लिया जाएगा, यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। सीनेट ने 18 कैबिनेट स्तर के प्रत्याशियों की पुष्टि की जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, सीधे तौर पर देखें तो कैबिनेट की ये पहली अहम बैठक ट्रंप की और जिसमें कई सारे मायने इसके निकलेंगे और हर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस कैबिनेट बैठक पर है। बिल्कुल कृतिका, देखिए दो चीज़ समझनी होगी। इस ट्रंप की जो पहली कैबिनेट मीटिंग है इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सबकी नज़रें रहेंगी। सबसे पहले, क्या इलॉन मस्क इसमें भाग लेते हैं? इलॉन मस्क ज़रूर भाग लेंगे। दूसरा, जो वादे किए गए क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे कि नहीं, ये सबकी नज़र इसी बात पर रहेगी। और मैं कहूँगा रिपब्लिकन्स पर भी काफ़ी दबाव रहेगा कि किस तरह से वो एक जिसे कहते हैं एक मिडिल पाथ लेकर आए जिससे कि सब खुश रह सके। मैं कहूँगा ट्रंप की मुश्किलें यहाँ से शुरू होगी क्योंकि इस कैबिनेट पर अमेरिका ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरे दुनिया की नज़र रहेगी। चीन इस पर नज़र गड़ाए रहेगा किस तरह से क्या बातें यहाँ से निकल कर आती है, क्योंकि टैरिफ पर बार बार बात होती है लेकिन टैरिफ पर अभी तक कुछ हमें जैसे कि तैसा 2-3 बार ऐसी बातें जरूर सामने आई लेकिन कुछ ठोस कदम अभी देखने को नहीं मिले 1-2 देशों को छोड़कर। तो ऐसे में सब पूरे दुनिया की नज़र इस कैबिनेट मीटिंग पर रहेगी किस तरह की घोषणाएं यहाँ होती है। यही नहीं, जो नए नए मंत्रालय बने हैं, जिस तरह का डॉज एक नया मंत्रालय बना है जो पहले जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल सर्विसेज, उसी को एक नए रूप पे ये देखने को मिल रहा है। वहाँ भी हमें साफ संकेत देखने को मिला है कि इलॉन मस्क सलाहकार के रूप में है, वो इसे हेड नहीं करेंगे। और वहाँ एमी ग्लेसन को लाया गया है जो पहले ट्रंप सरकार के साथ फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोनों के साथ काम कर चुकी है और लगभग 1 या 2 साल से वो बाहर थी और एक बार फिर वापस उनको लाया गया और उनको कार्यभार दिया गया है डॉज को संभालने का। तो ऐसे में नजर जरूर रहेगी किस तरह से यहाँ आज क्या क्या बड़े महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आते हैं। लेकिन टाइट रोप वॉकिंग करनी होगी ट्रंप को, क्योंकि रिपब्लिकन्स को भी खुश करना है और जो वादे किए हैं उनको भी पूरा करना है। तो ऐसे में कहीं एक मिडिल पाथ चुनना पड़ेगा और ये मिडिल पाथ देखना रोचक होगा। जब बाहर आएगा कैबिनेट की ब्रीफिंग तो देखना रोचक होगा क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। बिल्कुल, इस कैबिनेट की बैठक पर तो हर किसी की नजर है ही, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस बैठक का वहां पर जो लोग हैं उन पे क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है? देखिए बहुत कुछ। पहली बात, जिस तरह से अब तक जो निर्णय हुआ है, जो सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो वादे हमने जिस तरह से वादे जो उन्होंने चुनाव के टाइम किए थे, क्या उन वादों पर वो खरे उतरते हैं। बिल्कुल। मेकिंग अमेरिका फर्स्ट ये जरूर एक अच्छा नारा था चुनाव के टाइम, लेकिन इस नारे पर अमल करना और इस नारे को सही रूप से प्ले आउट करना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है। क्योंकि आप देखें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी जिस तरह से दोस्त बदल रहे हैं ट्रंप, अगर जो या फिर जिस हाथ से ले उस हाथ से ले, जिस तरह से यूक्रेन के साथ डील कर रहे हैं, मतलब ये सब कूटनीति में हमें नई नई चीजें देखने को मिल रही है। तो ट्रंप 2.0 ट्रंप 1.0 से जरूर अलग है। मतलब दुनिया एज ऑफ द सीट बैठती है जब ट्रंप कोई निर्णय लेता है या फिर ट्रंप किसी निर्णय की घोषणा करते हैं। और यही देखना रोचक होगा जिस तरह से डॉज को भी उन्होंने हैंडल किया है, सलाहकार के रूप में अब उन्होंने इलॉन मस्क को रखा है और एक नए सलाहकार या फिर एक नए जिसे कहता है कार्यभार जिसे दिया गया है, वो मेरे हिसाब से उस पर भी काफी दबाव रहेगा। और अगर आप डॉज को देखें जिस तरह से उसकी रूपरेखा है, आप उसे कॉस्ट कट करने की कोशिश करें, लोगों को वापस काम पर लाने की कोशिश करें, यही नहीं जो काम नहीं कर रहे उन्हें हटाने की बात हो रही है। तो ये एक तरह से अगर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस देखे तो इसमें काफी कुछ सरदर्द के रूप में सामने आ सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ट्रंप इसको बखूबी जानते हैं कि कैबिनेट मीटिंग पर सबकी नजर होगी, क्योंकि यहाँ हमें कुछ कठिन निर्णय लेने हैं। कठिन निर्णय किस तरह से वो लोगों को बताए ये मुश्किल है। और मैं कहूँगा ट्रंप के लिए यहाँ जितना सूझबूझ उन्होंने कूटनीति पे या फिर जिस तरह से उन्होंने रूपरेखा रखी है, अगर उस रूपरेखा के साथ अगर ये कैबिनेट मीटिंग में जाएंगे तो उनको खोने के लिए बहुत कुछ होगा, पाने के लिए कम। ऐसे में सूझबूझ ज्यादा जरूरी है और एक शांत
मैं कहूंगा शांत अप्रोच और एक कैलकुलेटेड अप्रोच। एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के साथ हमें देखने को मिला, पहले जो रुख दिखाया फिर उस रुख से थोड़ी नरमी दिखाई, कुछ इसी तरह का रूप उन्हें आज कैबिनेट में भी दिखाना होगा, क्योंकि उसमें कैबिनेट में उन्हें डिसीजंस को साइन करना है और वो डिसीजन को साइन करने के बाद एक बार फिर यू टर्न नहीं ले सकते, जो कि कूटनीति में बहुत सारी बातें करते हैं फिर यू टर्न कभी कभी करते दिखते हैं हमें। उस तरह की कूटनीति, उस तरह का हमें कैबिनेट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखना रोचक होगा क्या बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और इन बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर किस तरह से वो हस्ताक्षर करते हैं या फिर साइन करते हैं। इस पर दुनिया की नजर और अमेरिका के लोगों की नजर बहुत पैनी रहेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस कैबिनेट की बैठक पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर कई सारी बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ सकती हैं ट्रंप की इस पहली कैबिनेट बैठक से। नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज़ पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बनर्जी दा, क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेहता जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब इजराइल और हमास की। जी हां, इन दोनों के बीच में जारी युद्ध विराम में अब एक नए समझौते पर सहमति बन गई और इस नए समझौते के तहत जो बंधक हैं उनकी अदला बदली की जाएगी, साथ ही बंधकों के शवों की भी अदला बदली होगी। इसके साथ ही इजराइल और हमास के बीच नाजुक युद्ध विराम के कुछ दिनों तक और बरकरार रहने की भी संभावना है। जहां एक और दोनों के बीच सहमति बनी है, तो वहीं दूसरी ओर आरोप भी लगा रहे हैं। हमास का कहना है कि कैदियों की रिहाई में देरी युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है और कैदियों की रिहाई के बिना बातचीत संभव नहीं है। तो वहीं इजराइल का कहना है कि हमास ने रिहाई के दौरान बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार किया है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध विराम कई बार टूटने की कगार तक भी पहुंच चुका है। फिलहाल अब इंतजार है बंधकों की रिहाई का। करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो इजराइल और हमास के बीच नई डील हुई है, नया समझौता हुआ है। सीधे तौर पर देखें तो सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की अब रिहाई की जाएगी। जो बंधक हैं उनको अब रिहा किया जाएगा और बदले में हमास जो है वो मृत बंधकों के शवों को सौंपेगा। तो कुल मिलाकर जो बंधक हैं उनकी रिहाई अब की जा रही है, शवों की अदला बदली होगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जो है वो नाजुक स्थिति में है, लेकिन फिलहाल अब जो ये नया समझौता हुआ है उससे थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जगी है। सीज फायर कुछ और दिनों तक कायम रहने की उम्मीद ऐसे में नजर आ रही है। हाल ही में जो ये समझौता हुआ, या यूं कहे कि हाल ही में जो इजराइल और हमास के बीच नई डील हुई है, गतिरोध के कारण युद्ध विराम पर कहीं ना कहीं जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। दोनों के बीच में कैदियों को लेकर जो बातचीत हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसकी वजह से काहिरा में विवाद को सुलझाने के लिए फिलहाल ये समझौता हुआ है। इसके साथ ही बंधकों के शवों और कैदियों की वापसी का भी रास्ता इससे सीधे तौर पर साफ हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फिलिस्तीनी कैदियों के नए समूह की भी रिहाई की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर जो बंधक हैं उनकी अदला बदली हो रही है और ये एक नया समझौता है। इसके साथ ही अगले ग्राफिक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां हम आपको बता दें कि सीधे तौर पर समझौते के उल्लंघन के आरोप दोनों तरफ से इस वक्त लगाए जा रहे हैं। इजराइल 600 कैदियों की रिहाई में देरी कर रहा है, ये बात हमास की तरफ से कही गई। वहीं इजराइल कह रहा है कि रिहाई के दौरान बंधकों के साथ में क्रूरता हुई है, जो व्यवहार हुआ है वो बहुत खराब व्यवहार हुआ है। हमास कह रहा है कि रिहाई में देरी युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है। रिहाई में जो देरी की जा रही है इजराइल की तरफ से, उसको लेकर हमास कह रहा है कि कैदियों की रिहाई तक दूसरे चरण की जो वार्ता है वो नहीं की जाएगी, यानी कि जब तक कैदियों की रिहाई नहीं होगी तब तक दूसरे चरण की वार्ता
नहीं होगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। जेसिका, युद्ध विराम लगातार जारी है और इस युद्ध विराम के बीच में ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो समझौता हुआ है, जो बंधक हैं या बंधकों के जो शव है, उनकी अब अदला बदली हमास और इजराइल के बीच की जाएगी। जी हाँ, आज शाम तक ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये अदला बदली की जा सकती है। जो कि मुद्दा अभी फ़िलहाल इजरायली सरकार और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने है, वो है जो भी बंधकों की रिहाई होनी है फ़िलिस्तीनियों की, कम से कम 650 बताया जा रहा है। इसके डिले की वजह से जो है टेंशन्स और भी बढ़ी हैं दोनों के बीच में फ़िलहाल। बट जो हमें खबर मिल रही है मिडल ईस्ट से, उससे ये भी सामने आ रहा है कि एक बैठक हो सकती है और उसमें बात शुरू हो सकती है दोनों के बीच में कि आगे इस सीज़ फायर को कैसे बढ़ाया जाए। और ये जो रिहाई है दोनों तरफ से जो रिहाई का ये प्रोसेस अभी फ़िलहाल चल रहा है, उसको एक तरीके से जारी रखा जाए, एक तरीके से पीस प्रोसेस को मेंटेन किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से माहौल फ़िलहाल कुछ ही सेकंड्स में गड़बड़ा जाता है, गरमा जाता है, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए एक मैकेनिज़्म पे आया जाएगा जिससे मीडिएशन टॉक्स आगे ज़रूर बढ़ेंगी ना, या एक्सटेंड भी हो सकती हैं इस हफ्ते में। क्योंकि जो 42 दिन का सीज़ फायर था वो इस शनिवार को समाप्त होता है। तो इसके आगे का रास्ता क्या होगा सेकंड फेज़ के लिए, जिसमें कि मांग की जा रही है हमास की तरफ से कि जितनी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो सारी गाज़ा से चली जाए और उनका कोई भी फोर्सेस के प्रेजेंस उस रीजन में ना हो। जी, सीधे तौर पर यानी कि उम्मीद की जा रही है कि आज जब कैदियों की रिहाई होगी तो उसके बाद में वार्ता और आगे की जा सकती है इसको लेकर। जेसिका, आवाज मिल रही है आपको? जी, आगे वार्ता की जा सकती है इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल में जो हमें खबर मिली है कि इजिप्शियन साइड से काफ़ी ज़ोर लगाया जा रहा है कि एक प्रोसेस जो है सीज़ फायर का, जो करंट हमारा प्रोसेस है उसको चलाया जा सके और आगे बिना किसी माहौल को बिगाड़े। क्योंकि इस समय दोनों तरफ से जो शिकायत लगाई जा रही है हमास की तरफ से, जैसे कि रिहाई में देरी हुई है करीब 650 फ़िलिस्तीनियों की, ये थोड़ी एक नाजुक सी जैसे कह सकते हैं एक मोमेंट है इस सीज़ फायर डील का। और अगर ये शाम तक हो जाता है रिहाई फ़िलिस्तीनियों की, तो आगे हम देख सकते हैं सेकंड स्टेज में जिसमें प्रोग्रेस, जिस डील जब बनाई गई थी या आगे लाई गई थी दोनों के बीच में, वो आगे जा सकती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नज़र आप लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।